नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने सुगम ज्योतिष के प्रोग्राम में। तो आज मैं आपको नीच भंग राजयोग के बारे में बताने जा रही हूँ, जो हमारे फल दीपिका के अनुसार बताए गए। परंतु उससे पहले मैं आपको अपने नीच के ग्रहों के क्या फल होते हैं या वो किन कारकत्वों की हानि करते हैं उनके बारे में बताती हूँ। फल दीपिका अनुसार नीच भंग राजयोग जो होते हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको फल दीपिका के नीच ग्रह कहाँ होते हैं उनके बारे में भी हमें मतलब अगर हम राजयोग जानने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ग्रहों के नीचत्व के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स अभी ज्योतिष सीख रहे हैं और उन्हें पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ नीच के ग्रह। नीच के ग्रह यानी आपको मालूम है कोई भी ग्रह जो उच्च का होता है वह अपने ही तत्व की राशि में उच्च का होता है। आप देखेंगे सूर्य जो है वह अग्नि तत्व का है और मेष राशि में उच्च का होता है। चंद्रमा जो कि जल तत्व की राशि का है और वह जल तत्व की पृथ्वी तत्व की राशि में जाके 2, 6, 10 जो है वह पृथ्वी तत्व है उसमें जाके उच्च का हो जाता है। मंगल जो कि अग्नि तत्व का है, जो अपने से विपरीत तत्व यानी जल तत्व में जाके नीच का होता है और पृथ्वी तत्व में उच्च का होता है। बुध केवल एक अकेला ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है और जल तत्व में जाके यह नीच का हो जाता है। यानी पृथ्वी तत्व का होके जल तत्व में जब वह जाता है तो वह नीच का हो जाता है। बृहस्पति अपने मित्र चंद्रमा यानी जल तत्व की राशि में वह उच्च का होता है और जो पृथ्वी तत्व की राशि बृहस्पति नीच का हो जाता है मकर राशि में जाके। शुक्र आप देखेंगे उच्च का होता है जल तत्व की राशि में। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां हैं, तो जल तत्व की राशि में वह उच्च का होता है और पृथ्वी तत्व में जाके यह भी नीच का हो जाता है। यानी जल तत्व की राशियां पृथ्वी तत्व में जाके नीच की हो जाती हैं। अकेला बुध जो ऐसा है पृथ्वी तत्व का है और जल तत्व में जाके नीच का हो जाता है। शनि हमारा जो कि अग्नि तत्व की राशि में नीच का होता है और वायु तत्व की राशि में वह उच्च का हो जाता है। तो आप देखेंगे जो उच्च की राशियां हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, यह अधिकतर अग्नि और जो जल तत्व की राशियां हैं उनसे संबंध रखती हैं और शनि, शुक्र और बुध पृथ्वी और जल तत्व से संबंध रखती हैं। अग्नि और वायु यदि एक दूसरे से मिल जाए या विपरीत हो जाए तो वह उस वायु को भड़का देती है। यानी अग्नि तत्व का जो सूर्य है वह वायु तत्व में जाके नीच का हो जाता है। इसका अर्थ है यदि वह वायु तत्व में जाएगा तो अग्नि को फैला देगा
अग्नि के पास जब वायु मिलती है तो अग्नि को फैला देती है, यानी अपने क्रोध की अग्नि को बढ़ा देती है। या ये कह दे कि वह सूर्य अपने नीचत्व में जाके उसको अग्नि को खराब कर देता है, उसका तत्व खराब हो जाता है। ऐसे ही बृहस्पति का भी अगर आप देखिए, जल तत्व में उच्च का हो जाता है। जल यदि पृथ्वी में चला जाए मकर राशि में, जल पृथ्वी में जाके आपको बेशक उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कीचड़ तो फैला ही देगा, बढ़ा देगा। यानी किसी भी काम में आपके जो है प्रॉपरली पूरे होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि वहां कीचड़ हो जाता है। जब जल पृथ्वी पर पड़ेगा, यदि वह शुभ स्थिति में हो, यानी वह नीच भंग राज योग में हो, तो वह वहां हरियाली ले आ सकता है, उसको फलीभूत कर सकता है। अन्यथा अपने पूरे नीचत्व में यदि बृहस्पति हो तो वहां केवल कीचड़ ही फैलेगा, काम पूरे नहीं हो। ऐसे ही यदि बुध जो पृथ्वी तत्व का है वह जल तत्व में चली जाए, यानी पृथ्वी जल में चली गई, तो आप ये सोचिए पृथ्वी का जल में जाना यानी आपका रसातल में जाना। पृथ्वी ही रसातल में चली गई, जल के अंदर जाना, जल में समा गई, तो यानी बुध क्या है? आपकी बुद्धि है, बुद्धि का कारक, वाणी का कारक, यानी आपकी बुद्धि, आपकी वाणी रसातल में चली गई, वह नीच की हो गई। तो इसी के नीच भंग के बारे में आज हम जानेंगे। मुझे मालूम है अभी आपको होगा कि वायु तत्व यदि जल में चला जाए या वायु तत्व यदि अग्नि में चला जाए तो उसके भी परिणाम आप अवश्य थोड़ा अपने आप लगाइए। अगर नहीं समझ आए तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ये मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ती हूँ, व्यूअर्स के ऊपर, कि वो भी लगाए। मैंने एक हिंट दिया, जैसे वायु का भी मैं बता देती हूँ। वायु यदि अग्नि में जाएगी तो अग्नि को बुझा देगी। शनि जो कि वायु तत्व में उच्च का होता है, अग्नि तत्व में जाके उस अग्नि को बुझा देगा। हवा से अग्नि या तो बुझ जाएगी या फैल जाएगी, ये डिपेंड करता है कि उस नीच के शनि के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, शुभ या अशुभ। यानी अशुभता होगी तो वह अग्नि बुझ जाएगी और आपके कामकाज रुक जाएंगे। शुभता होगी तो वह फैल भी सकती है। या क्या होगा, ये हमें कुंडली में अन्य ग्रहों के साथ शनि की युति, दृष्टि या किन भावों में यह नीच योग बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य यदि नीच का हो जाए, सूर्य क्या है? आत्मा का कारक है। यदि वह किसी भाव में नीच का होता है तो उस भाव से संबंधित आत्मा को कलंकित करता है, क्योंकि आत्मा का कारक है। और जिस वर्गाचार्ट में नीच का हो, तो ये हमें गोयल साहब कहते हैं कि जिस वर्गाचार्ट में हो, और मैंने भी देखा है कि उस वर्गाचार्ट के लिए व्यक्ति की आत्मा मर जाती है, यानी उस वर्गाचार्ट से संबंधित कामकाज के लिए व्यक्ति की आत्मा पूरी तरीके से संबंध नहीं रखती। उसकी अंतरात्मा उस विशेष वर्ग के कार्य को करने के लिए राजी नहीं होती, किंतु अन्य ग्रह और उनकी दशा, अंतरदशा आपको कार्य करने के लिए बाध्य करती है। तो व्यक्ति जिसकी आत्मा मर चुकी है, वह जो काम करेगा वह दुखी मन से ही करेगा, दुखी आत्मा से करेगा, तो वह उस कार्य में आपको हानि हो सकती है। यानी उस वर्गाचार्ट से रिलेटेड कार्य में हानि संभव है।
चंद्रमा, चंद्रमा यदि नीच का हो काल पुरुष कुंडली में, वह अष्टम भाव में होता है वृश्चिक राशि में, तो यह मन का कारक, इसके नीच होने पर आपकी मानसिकता पर असर पड़ता है। साथ ही अन्य ग्रहों के प्रभाव के अनुसार चंद्रमा की मानसिकता होगी, किंतु यह व्यक्ति की मानसिकता में चालाकियां देता है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी तत्व से जल तत्व में आया, जल तत्व में, जो कि ये स्कॉर्पियो राशि है, जिसका जो सिंबल है बिच्छू है। तो बिच्छू जो है दरारों में छिपकर प्लानिंग करके शत्रु को मारता है। तो इस चंद्रमा में मंगल की तरीके से प्लानिंग करने की चालाकी भी अवश्य होगी। तो जिस भी वर्ग चार्ट में यह नीच का होगा, उस वर्ग चार्ट में मानसिक रूप से पीड़ा रहेगी और अपने कार्य को लेकर व्यक्ति तिकड़म भी लगाएगा। यानी मैं इस वर्ग चार्ट में जिससे संबंधित वहां नीच का होगा, उससे संबंधित कार्य करने के लिए व्यक्ति थोड़ा सा चालाकियां करेगा। उदाहरण के लिए नमाज पे चंद्रमा अपने विवाह के लिए मानसिक रूप से परेशान रहेगा, क्योंकि उसका विवाह मन मुताबिक नहीं हो रहा होगा। इसके लिए उसे मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपने विवाह के लिए कुछ तिकड़म लगाए कि मेरा विवाह मेरे मन मुताबिक हो जाए, मैं अपने विवाह को अपनी मन मर्जी से कर पाऊं या विवाह में मन मर्जी कर पाऊं। तो यह जो बेचैनी, यह मन मर्जी जो पूरी नहीं होती, क्योंकि नीच का चंद्रमा है, कई बार पूरी नहीं होती और कई बार पूरी हो भी जाए तो भी मानसिक पीड़ा व्यक्ति को रहती है, क्योंकि मन मर्जी का नहीं मिलता। मंगल यदि नीच का हो, मंगल चंद्रमा की राशि में नीच का होता है, तो इसके नीच होने पर व्यक्ति अपने कार्यों में जी चुराता है, क्योंकि उसके पराक्रम की हानि होती है। पराक्रम का कारक है व्यक्ति, जिस भी भाव में या नीच का हुआ उसी भाव में रिश्तों में या भाई बहन से संबंधित कार्यों में लड़ाई झगड़े में अंदेशा रहता है। क्योंकि हमें यह देखना है कि मंगल नीच किस भाव में, काल पुरुष में तो वो चौथे भाव में नीच का होता है, लेकिन आपकी कुंडली में यह किस भाव में नीच का है। तो उस भाव से संबंधित संबंधों के लिए आप में पराक्रम कम होगा या आप उनके लिए निभाने के लिए कम पराक्रम करते होंगे। मंगल तर्क का भी कारक है, तो यह जिस भी वर्ग चार्ट में नीच का होगा उसमें उसके तर्क जो है, उसके तर्क काम नहीं करेंगे, उसके पराक्रम जो है वो व्यर्थ चले जाएंगे और इसके तर्क कुतर्क में भी बदल सकते हैं। यदि दशमांश में दशम भाव में नीच का हो, तो व्यक्ति अपने ऑफिस में कितने भी तर्क दे दे, कितने भी तर्क से काम करे, उसके तर्क आधारहीन होंगे और लोग भी उससे परेशान रहेंगे और वह स्वयं, जो लोग उसके तर्कों को नहीं मानते, उन बातों से अपने पराक्रम की हानि उठाता है। बुध का नीच होना, बुध काल पुरुष कुंडली के 12वें भाव में नीच का होता है। बुध बुद्धि और वाणी का कारक है। इसके नीच होने पर व्यक्ति की अकल पर पर्दा पड़ जाता है। मैंने आपको बताया ना कि बुध जो पृथ्वी तत्व का, वह जल तत्व में, यानी पृथ्वी रसातल में चलेगी, यानी आपकी वाणी बुद्धि जो है वो बिल्कुल रसातल में चलेगी, यानी आपकी अकल पे एक तरीके से पर्दा पड़ गया। सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। व्यक्ति जो है वह सही प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। दूसरे और तीसरे भाव से संबंध बनाए नीच का होकर तो यह वाणी दोष भी देता है। जिस भी वर्ग चार्ट में नीच का होगा, उस वर्ग चार्ट में व्यक्ति अपनी नीच की बुद्धि का हो या तिकड़मबाजी लगाकर काम निकलवाने के लिए या अपनी
बुद्धि का गलत इस्तेमाल करने के कारण भी इसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। वह कार्य व्यक्ति की बुद्धि या व्यक्ति की वाणी या व्यक्ति के मन मुताबिक तो ये हो सकता है, उसे लगा वह ठीक कर रहा है, लेकिन दूसरों को समझाने में वह सक्षम नहीं हो पाता। और अकेला बुद्ध बैठा हो तो वह भी मन मर्जी का होता है, जिस किसी ग्रह के साथ मिले उसकी सुनता है। तो हमें देखना होगा इस नीच के बुद्ध के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, शुभ या अशुभ, उसी के अनुसार उसकी बुद्धि नीचत्व का कार्य करेगी। बृहस्पति का नीच होना। बृहस्पति हमारे जीवन में अनेक कार्यों को शुभता में बदलने का कारक है। इसके नीच होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल सकता है, क्योंकि यह गुरु है। यह शिक्षा, संतान, परिवार, स्त्रियों के विवाह का कारक है। इसकी शुभता किसी एक वर्ग चार्ट में भी मिल जाए तो जीवन में सार्थकता मिल जाती है। तो जिस भी वर्ग चार्ट में यह नीच का होगा, उस वर्ग चार्ट से संबंधित कार्यों में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। हमेशा व्यक्ति उस वर्ग से संबंधित कार्यों में कलह को झेलता है। गुरु क्योंकि विवेक का कारक है, तो संबंधित वर्गाचार्ट में नीच का गुरु हो तो उसके फैसले विवेकपूर्ण नहीं होते। ऐसा व्यक्ति धर्म के विरुद्ध कार्य भी कर सकता है या धर्म के लिए भी कार्य करेगा, तो उसमें भी अपना फायदा या नुकसान को सोच समझ के, बिना सोचे नहीं, बिना इस बात के नहीं कि मुझे इस काम से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ प्राप्ति के लालच से ही वह कार्य करता है। क्योंकि यह गुरु नीच का है, इससे लोभ रहता है। यह जल तत्व से पृथ्वी तत्व में आता है, तो यह सब कुछ इसे चाहिए होता है, इसलिए सब कुछ जो मिलके वो एक कीचड़ सा बना देता है, जिसकी वजह से यह उसमें से क्या चाहिए उसे निकाल नहीं पाता। व्यक्ति को समझ नहीं आता कि मुझे क्या चाहिए, वह लोभ और लालच में ज्यादा फंस के अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लेता है। शुक्र का नीच होना। शुक्र बुध की राशि कन्या में नीच का होता है और 12वें घर में उच्च का होता है। शुक्र व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं प्रदान करता है, ऐश्वर्य का कारक है। इसके नीच होने पर व्यक्ति को मिलने वाली सुख सुविधाओं में कमी आती है। ऐसा नहीं है कि वो नीच का है तो व्यक्ति के पास गाड़ी बंगला वगैरह नहीं होंगे, लेकिन उसका भोग वो कर पाता है या नहीं कर पाता। और हमें यह देखना है कि जिस भी वर्ग चार्ट में या नीच का होगा, उस वर्ग चार्ट से संबंधित कार्यों में मिलने वाले सुख में कमी आती है। ये नहीं कि आपको जीवन में शुक्र का नीच होने से आपको हर सुख में कमी आए। जिस वर्ग चार्ट में वह नीच का है, उस वर्ग चार्ट से संबंधित मिलने वाले ऐश्वर्य सुख सुविधाओं में कमी, यह वैवाहिक सुख का एकमात्र कारक है। नवांश में नीच का होने पर वैवाहिक सुख सुविधाओं में कमी करता है। एक एग्जांपल दूंगी, यदि शुक्र D1 में राशि चार्ट में सप्तम भाव में उच्च का बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर लोग कहते हैं बहुत सुंदर स्त्री मिलेगी, बहुत धन धान्य लेके आएगी, पैसा बहुत लेके आएगी। ये अक्सर मैंने सुना है कि उच्च का शुक्र यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को सुंदर स्त्री मिलती है, परिवार से बहुत धन धान्य लेके आती है। यही शुक्र नवांश में जाके नीच का हो जाए तो व्यक्ति को ना तो पैसा मिलता है, ना सुंदर स्त्री मिलती है, और ना ही वैवाहिक सुख में मिलने वाले जो ऐश्वर्य होते हैं उनकी प्राप्ति होती है। व्यक्ति को
सिर्फ साधारण स्त्री और एक जस्ट अच्छे घर परिवार से आई हुई, आप परिवार अच्छा मिल सकता है, लेकिन जो कामना आपने की है कि आपको बहुत पैसा मिलेगा, विवाह के बाद आपके पास पैसे की भरमार हो जाएगी, वो नहीं मिलता। शनि का नीच होना, शनि कर्माधिकारी है। इसके नीच होने पर व्यक्ति के जीवन में कर्म के प्रति नजरिया या किसी भी कार्य को करने के लिए निम्न स्तर पर आना पड़ सकता है। यह यदि नीच का हो जाए तो जीवन में संघर्ष देता ही देता है। जिस भी वर्ग चार्ट में यह नीच का होगा, उस वर्ग चार्ट से संबंधित कार्य को करने में व्यक्ति को मेहनत मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी। शनि का भी हमारे जीवन में बृहस्पति की ही भांति अत्यधिक महत्व है। यह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दुख या परेशानी देकर आपको सुधारता है और खरा सोना बनाता है। हम जानते हैं दोस्तों, बृहस्पति और शनि दोनों ऐसे ग्रह हैं कि एक का आशीर्वाद और एक की परमिशन अगर मिल जाए तो किसी भी कार्य के सिद्ध होने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। तो हमें जीवन में शनि यानी कर्मा अधिकारी, जो कारक है कर्म का, काल पुरुष कुंडली के अनुसार दशम भाव का, इसको अवश्य देखना चाहिए कि शनि हमें किस प्रकार के कौन से भाव में बैठकर पीड़ित होकर दंड दे रहा है। इसकी विशेष रूप से आपको अच्छे से जांच करनी चाहिए। अब हम आते हैं इसके नीच भंग राजयोग, जो फल दीपिका अनुसार हमें दिए गए हैं। नीच की ग्रह की दशा से हमें उत्तम प्रभाव मिलते हैं यदि वह नीच भंग राजयोग में हो। तो इसके लिए मंत्रेश्वर जी ने फल दीपिका में कुछ नियम बताए हैं कि नीच के ग्रह शुभ प्रभाव कब दे सकते हैं। यदि किसी का जन्म ग्रह नीच राशि में हो और इस नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो, जो ग्रह नीच का है उसका उच्चनाथ भी चंद्रमा से केंद्र में हो, तो नीच भंग योग के साथ उत्तम राजयोग बनता है। तो फल दीपिका में कहा गया है कि ये दो शर्तें हैं, यानी यदि नीच का ग्रह बैठा है और ये दो नियम भी उसमें लग रहे हैं, तभी नीच भंग राजयोग माना जाएगा। इसी में एक दूसरा नियम भी है कि जन्म के समय यदि ग्रह नीच की राशि में हो, जो ग्रह नीच की राशि में है उसका स्वामी लगन से केंद्र में हो, या जो ग्रह नीच राशि में है उसका स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो, या जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाथ लगन से केंद्र में हो, या जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाथ चंद्रमा से केंद्र में हो। यानी जो ग्रह नीच का है उसका स्वामी लगन या चंद्रमा से केंद्र में हो, या उस ग्रह का उच्च का जो ग्रह है वह चंद्रमा से केंद्र में या लगन से केंद्र में हो, तो व्यक्ति के नीच भंग राजयोग बनता है। इसके अपवाद में भी कुछ फल दीपिका में ही दिया गया है कि लगन या चंद्र लगन से कहीं ना कहीं से तो नीच भंग या राजयोग हो ही जाएगा, किंतु यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो, उस नीच राशि का स्वामी या उस नीच राशि ग्रह का उच्च ग्रह उच्चनाथ नीच ग्रह से केंद्र में हो, तो नीच भंग राजयोग होता है। मैं आपको इसका उदाहरण देके समझाती हूँ। आप इस कुंडली में देखें,
कि इस कुंडली में शुक्र आप देखेंगे नीच का है, बुध भी नीच का है, जुपिटर भी नीच का है। अब हम देखेंगे कि चंद्रमा से कौन कौन से ग्रह केंद्र में है और कहां से किसका नीच भंग हो रहा है। हमारा नियम है जो ग्रह नीच का हो उसका उच्चनाथ लगन से केंद्र में हो। तो हमारा बुध जैसे नीच का है, इसका उच्चनाथ शुक्र है। क्या यह केंद्र से लगन में है? नहीं, तो लगन से यह नीच भंग राजयोग में नहीं। क्या यह चंद्रमा से केंद्र में है? तो हम देखते हैं यह चंद्रमा से केंद्र में है। चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है और चंद्रमा से दशम भाव में शुक्र के होने के कारण जो कि बुध का उच्चनाथ है वह केंद्र में है। इसका अर्थ है हमारा यह बुध नीच भंग राजयोग में आता है। अब हम क्या देखें, क्या शुक्र का नीच भंग राजयोग हो रहा है? तो शुक्र का उच्चनाथ कौन है? वह बुध है और बुध शुक्र को देख रहा है, वहां से केंद्र में भी है, चंद्रमा से केंद्र में है। तो यह बहुत अच्छा नीच भंग राजयोग शुक्र के लिए हो रहा है। बुध के लिए केवल चंद्रमा से केंद्र में होने पे था, चंद्रमा से बुध भी केंद्र में था, चंद्रमा का उच्चनाथ भी केंद्र में था। यहाँ पे शुक्र का उच्चनाथ चंद्रमा से केंद्र में, शुक्र स्वयं चंद्रमा से केंद्र में, शुक्र अपने उच्च ग्रह की राशि से देखा गया ग्रह और अपने स्वामी से भी दृष्ट ग्रह जिसका उच्च नीच भंग होकर राजयोग बना रहा है। अब हम जुपिटर का देखेंगे। जुपिटर भी हमारा नीच का है। जुपिटर का उच्चनाथ कौन है? जुपिटर का उच्चनाथ चंद्रमा है। क्या यह चंद्रमा से केंद्र में है? नहीं। क्या यह लगन से केंद्र में है? नहीं। क्या इसका स्वामी जो जुपिटर का जिस राशि में वह नीच का है उसका स्वामी वहां से केंद्र में है? इसका स्वामी शनि उच्च का होकर जुपिटर से केंद्र से संबंध बना रहा है। शनि जुपिटर को दृष्ट नहीं कर रहा, लेकिन शनि से जुपिटर केंद्र में है। तो यह एक तरफ का नीच भंग है, यानी पूर्णतः नीच भंग राजयोग में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जुपिटर नीच भंग राजयोग में नहीं है। यहाँ जुपिटर का नवांश के लिए, क्योंकि ये नवांश चार्ट है, मैंने आपके लिए नवांश चार्ट लगाया है नीच भंग राजयोग में, क्योंकि यह नवांश चार्ट है तो जुपिटर से मिलने वाली ब्लेसिंग विवाह के लिए इतनी उत्तम नहीं होगी, यानी बृहस्पति का आशीर्वाद पूर्णतया इस विवाह पर नहीं होगा। कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस व्यक्ति के जीवन में रही विवाह के पश्चात, अन्यथा ये जो नीच भंग राजयोग है इन्होंने इनके विवाह को बनाए रखने में और संतान में बहुत उच्चता प्रदान। फल दीपिका कहती है कोई ग्रह नीच राशि में हो, जिस राशि में नीच ग्रह हो उस राशि के स्वामी यदि नीच ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो नीच भंग राजयोग होता है। तो यह नीच ग्रह 6, 8, 12 अशुभ भाव में हो तो इतना अच्छा राजयोग नहीं होगा। तो यह जुपिटर जो कि तीसरे भाव में है,
यह नीच का है, इसका नीच भंग राजयोग भी नहीं हुआ, किंतु ये नीच भंग जिनका हुआ उनमें बुध अच्छे स्थानों पे, शुक्र शुभ स्थान पे है, 11वें भाव पे है, लाभ भाव में है, ये पंचम भाव में है, सुस्थान है, उत्तम राजयोग देगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने बड़े ध्यान पूर्वक मेरी इस वीडियो को देखा, सुना, और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारा 4 जुलाई को श्री वीपी गोयल जी के साथ D27 वर्गा चार्ट के ऊपर एक वेबिनार होने जा रहा है। 10:30 से 12:30 का समय है। 1500 रुपए इसकी फीस है। आप पूर्ण जानकारी व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है 9810413384। यह हिंदी में है और रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए श्री वीपी गोयल जी के साथ हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए। और आप मुझसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। और गोयल साहब के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए वेबिनार में याद रखिए 3 जुलाई अंतिम तारीख है रजिस्ट्रेशन की। आप अवश्य आइए। आपका बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।